गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसा चल रहा है तैयारी? ठीक ठाक। सब्जेक्टिव का लगातार हम लोग टेस्ट देते आ रहे हैं। अब हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी के मंथ में ऑब्जेक्टिव, और हम एग्जाम तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे ताकि जो हमारा 30 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप लोगों के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है उसको लेके आए हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव आपके पास हम लेकर आए, तो चलिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट बनाने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान जाते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है उसमें दो कॉइल लिया जाता है। एक को हम प्राइमरी कॉइल, जिसको हम एसी सोर्स से जोड़ते हैं, इसको हम पीसी प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, और वहीं पर दूसरा कॉइल जो हम सेकेंडरी कॉइल इसके नियर में रखते हैं, उस पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। प्राइमरी कॉइल में जब हम एसी करंट का फ्लो कराते हैं बच्चों, तो यहां से क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होता है और वो जाके सेकेंडरी कॉइल्स को कट करता है, जिसके कारण फ्लक्स में इंक्रीजमेंट होता है धीरे 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 धीरे। और यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब ईएमएफ क्रिएट होता है और हमें करंट देखने के लिए मिलता है। तो इसी फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे भी निकाला जा सकता है कि हम कह सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट ला लेंगे एम आई। तो यहां से फाई अपॉन में आई इज इक्वल टू एम। तो फाई का जो यूनिट होता है वो होता है भाई क्या चीज, तो वेबर होता है, और पर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं, बुलाते हैं। और भी हम एक मेथड से इसको निकाल सकते हैं कि सर एम बराबर होता है ईएमएफ अपॉन में डी आई बाय डी टी। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, यहां से भी जो यूनिट क्रिएट होगा वो हेनरी होगा। तो बच्चों, हमारा जो ऐसा यूनिट है वो वेबर तो फ्लक्स का होता है, ओम्स रेसिस्टेंस का होता है, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है बच्चा वो क्या था, हेनरी था। ठीक है, अब हम इसको स्किप करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, आपके सामने बोर्ड पर है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विथ वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर जो है बच्चा एल लेंथ का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, और पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है इसके पैरेलल में मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है ना कि कट नहीं कर रहा है। तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होने से रहा, क्योंकि जब तक कट नहीं करेगा तब तक तो इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। तो अगर हम देखें, कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बच्चा मोशनल ईएमएफ पढ़े थे, याद करो यूनिट 4 में मोशनल ईएमएफ पढ़े थे, और उसका फॉर्मूला होता था ईएमएफ बराबर बी एल और वी साइन थीटा। तो बच्चा यहाँ ना पैरेलल होने के कारण जो थीटा है वो 0 डिग्री होने वाला है, तो साइन 0 पुट करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ईएमएफ 0। ऐसे भी तुम कह सकते हो ना कि सर यहाँ पर जो है ना कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटर ही नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स से कहां से निर्माण करेगा, इंटर करता तब तो यहां पर क्या हो गया भाई, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक ठाक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए पहले कुछ समझते हैं बच्चा। सबसे पहले ना, अगर एक वायर में हम आई करंट फ्लो कराए, तो इसके चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है भाई, चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो चारों बगल जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको सबसे पहले किसने दिया, एच.सी. साइंटिस्ट थे एच.सी. ठीक है,
लेकिन थोड़े मतलब कुछ दिनों के बाद एक्चुअल में फैराडे साहब इंडक्शन पे काम कर रहे थे। उनको लगता था क्या कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड उस समय बन चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से अगर हम मैग्नेट तैयार कर सकते हैं तो क्या हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते हैं? इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। और इसी पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बच्चों, जब फैराडे साहब ने क्या किया, एक कॉइल लिया और उस कॉइल के सामने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब इसका मूवमेंट इस दिशा में कराया, जैसे कॉइल इस दिशा में मूव हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर एक गैल्वेनोमीटर दे दे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा था, कुछ ऐसा। क्या हुआ? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब इन्होंने एक मैग्नेट को लिया भाई और मूवमेंट इधर वेलोसिटी v था, तो कॉइल में जो करंट उत्पन्न हुआ वो इस दिशा में था, ऐसा। और इसी कॉइल को बच्चों जब उन्होंने फिर से मैग्नेट के सामने लाया और नॉर्थ और साउथ पोल का मूवमेंट इधर कराया, मतलब कॉइल से दूर ले गए मैग्नेट को, तो करंट इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में फ्लो कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअल में जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, जिसके कारण करंट उत्पन्न देखने को मिला। जब हम मैग्नेट को दूर मूव करा रहे हैं कॉइल से तो फ्लक्स में डिक्रीजमेंट हुआ, जिसके कारण करंट देखने को मिला। और इसी को लेंज साहब ने बताया कि ये उसी का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा मानो कि तुम्हारा ये फ्रेंड का घर है और ये तुम ना फ्रेंड के घर गए और फ्रेंड भाग गया। तुम फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड भाग गया, तुम्हारा फ्रेंड विरोध कर रहा है भाई तुम्हारे आने का। तुम ना फ्रेंड से घर से दूर निकले और फ्रेंड तुम्हारा आ गया, इसका मतलब है फिर भी तुम्हारा वो विरोध कर रहा था, तुम उसके घर से निकले वो आ गया। तो लेंज ने इसी को बताया भाई कि हमारा जो फील्ड के कारण जो करंट इंड्यूस होता है ये उसी का विरोध करता है बच्चों, जिससे इसका प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर जो है ना वो लेंस तो वर्क किया ही। और याद करो क्लास 10 जब हम लोग जनरेटर में राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे करंट की दिशा को निकालने के लिए, तो यहां पर ना दो आंसर हो जाने वाला है, एक तो फ्लेमिंग होगा ही, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा, और लेंस सिर्फ फ्लेमिंग नहीं होगा और सिर्फ लेंस नहीं होगा, और ये वाला भी लेफ्ट हैंड। तो भाई लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज करते थे? तो लेफ्ट हैंड तो सर मोशन को दिखाने के लिए, फोर्स दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट, किसका यूनिट है भाई? तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, वेबर पर किसका यूनिट है भाई? तो हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू सर बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कोई फायदा लिखने के से नहीं है, बी ए। अगर फाई अपॉन में यहां पर हम लोग ए कर दे तो बी निकल जाएगा भाई। फाई होता है फ्लक्स, इसका होता है वेबर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा वो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर भाई, ना कि पोटेंशियल का होगा, ना ही फ्लक्स का होगा। फ्लक्स का सिर्फ वेबर होता है, मोमेंट का भी नहीं होगा भाई। तो आंसर नंबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स एरिया ए हेल्ड विद पैरेलल टू द प्लेन। The magnetic flux linked with a coil of n number of area A held with a plane parallel to the magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कुछ इस प्रकार से बच्चा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर ना हम उस कॉइल को रखे हैं। तो याद रखना एक बच्चा कि जब भी ना कुछ गोल जैसा है चीज बच्चों, ऐसा समझो कि चूड़ी वगैरह है, अगर ये प्लेन है तो हमेशा ना एरिया वेक्टर ऐसा काम करता है, 90 डिग्री बनाता है। हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है 90 डिग्री बनाता है। मतलब cos थीटा जो निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B डॉट ए cos थीटा जो होता है वो cos थीटा एरिया वेक्टर के बीच एंगल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। तो हमारा ना मैग्नेटिक कॉइल ऐसा है, कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसके पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो यहां पर जो
प्लेन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऐसा सीधा 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री प्लेन से ऐसा निकलेगा एरिया वेक्टर प्लेन से, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो थीटा है ना 90 डिग्री पुट जब तुम करोगे ना बच्चा पूरा जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो गया भाई, फाई का मान कितना हो गया जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन बी ए नहीं होगा, एन बी बाय 2 नहीं होगा, एन बी बाय 4 नहीं होगा, कितना आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट, if number of turns in a primary coil and secondary coil is increased 2 times the mutual induction। तो बच्चा म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, म्यू से भी दिखा सकते हो, N1 N2 A अपॉन में L होता है। ठीक है। तो कह रहा है ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी, N2 जो N1 प्राइमरी कॉइल को दिखाया जाता है प्राइमरी कॉइल, और N2 हम सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स का संख्या लेते हैं। तो प्राइमरी कॉइल ने टर्न्स डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया। तो अब जो M होगा वो होगा म्यू 2N1 इंटू 2N2 A अपॉन में L। तो आंसर जो हो जाने वाला ना 2 2 जब 4 म्यू हो जाएगा N1 इंटू N2 A अपॉन में L। तो बचा ना, देखो ना क्लियरली है भाई, 4 टाइम्स, पहले तो यहाँ ऐसे था, अब 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है भाई। तो आंसर हो जाएगा बिकम्स 4, बिकम्स 2 नहीं, बिकम्स 1/4 नहीं, ये नहीं। तो कितना बढ़ जा रहा है भाई, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला तुम दो मेथड से निकाल सकते हो, M इज इक्वल टू EMF DI अपॉन में DT। अभी हमें तुमने बताया फाई प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, सॉरी I होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यूचुअल इंडक्शन में जो म्यू M से दिखाया जाएगा। अगर हम यहां से निकाले तो फाई अपॉन में A होता है, यहां से M रह जाएगा, फाई बराबर कितना होता है BA होता है भाई, सॉरी I आएगा यहाँ पे, I BA होता है अपॉन में I बच्चा पार्टी M वैसे का वैसे। हम लोग जानते हैं भाई सर F बराबर होता है फॉर्मूला QVV साइन थीटा, फोर्स निकालने का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां पर से अगर B को फ्री करें तो F अपॉन में QV आएगा और B आ जाएगा यहां से। तो B के बदले ना QV पुट कर दो, F तो A, यहां पर से Q, यहां पर से V, और ये I वैसे का वैसे इज इक्वल टू M। फोर्स का होता है भाई M L T पे पावर -2, एरिया L स्क्वायर। चार्ज का होता है भाई AT, वेलोसिटी का L T पे पावर -1, और I एम्पियर होता है। तो जो जो खत्म होने वाला उसको खत्म ही हम लोग कर देते हैं। T पे -1 एक गया, L से L गया तो बच गया M L स्क्वायर। T ऊपर आएगा तो पहले -1 था और एक आएगा तो T पे पावर -2, और A ऊपर आएगा तो -2। ये हमारा डायमेंशन निकल के आया जो कि ऑप्शन नंबर A में है। A में है ना, हाँ A में है, T पे पावर -2, यहाँ तो T प्लस है, ये नहीं होने वाला। तो हलवा हलवा संभाले, समझते जा रहे हैं, चीजों को सॉल्व करते जा रहे हैं। आगे भी सारे चैप्टर का हम लोग इसी तरह निकालते जाएंगे। उसको थोड़ा सा लगा दो बाबू पर्दा को। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एबीसी। क्या है ना, एक लूप है जो कि यहां पर बना हुआ है, ऐसा है लूप। ए है, अब बी है और सी है, और यहां पर ना एक एक्स वाई कंडक्टर दे दिए, एक्स वाई, और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो मैंने एक वायर दे दिया है, एक्स वाई, उसके ऊपर एक लूप रख दिया है, एक्स वाई में करंट फ्लो करा रहा है। तो भाई किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट जब फ्लो करता है तो थंब से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो तुम ना अपने थंब को ऐसे रखो वायर पे कि करंट की दिशा में थंब आए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो आउटवर्ड निकलेगा। तो आउटवर्ड निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण।
तो लेंस साहब कहते हैं ये उसी का विरोध करेगा जिससे इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो बच्चा ना इसमें जो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये विरोध करने वाला इसका। तो जब आउटवर्ड तो इसमें इनवर्ड, तो इसमें भाई किधर होगा, इसमें इनवर्ड होगा, इसमें किधर होगा, इनवर्ड होगा, कॉइल में इनवर्ड होगा। और जब भी इनवर्ड हो बच्चा तो उसमें जो करंट होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है भाई, क्लॉकवाइज। अगर आउटवर्ड किसी में हो उत्पन्न, आउटवर्ड उत्पन्न हो तो एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक होता है। तो फिर से एक बार अगर समझे, यहां पर हमने थंब रखा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड तो कॉइल उसका विरोध कर रहा है सर, तो उसमें भाई इनवर्ड सर, इनवर्ड। और जब भी इनवर्ड किसी कॉइल में हो तो क्लॉकवाइज, आउटवर्ड एंटी क्लॉक। तो अलोंग एबीसी जीरो नहीं, अलोंग एबीसी डिक्रीज नहीं करेगा, अलोंग एबीसी कांस्टेंट नहीं भाई, ये अलोंग एबीसी इंक्रीज करेगा। इधर से होगा क्लॉकवाइज और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यही था ना, ये था ना 10 नंबर है ना, 9 हो गया ना, 10। ए स्क्वायर शेप है, एक स्क्वायर शेप है बच्चा, हमने ले लिया। साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है भाई। तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴। जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है dV/dt दे रहा है आपको। इस सेफ कॉइल साइड 10 सेंटीमीटर 100 टन, एन का संख्या दे रहा है भाई 100 टन है। इज प्लेस परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री दे रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीज 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला इंक्रीज कर जा रहा है, 1 टेस्ला पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बच्चा वाला सवाल है, ईएफ बराबर भाई तो डी फाई अपॉन में dt। बच्चा एन भी है टर्न से तो एन लगा देते हैं, तो फाई बराबर होता है बी ए, तो ए को तो बाहर कर लो और dV/dt हो जाएगा। यहां पर फाई के बदले ऐसा यूज कर सकते हो भाई, बी ए अपॉन में dt। तो बी को हमने ए को बाहर कर लिया, बी को डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एन तो दिया था क्वेश्चन में 100 इंटू एरिया था 100 इंटू 10⁻⁴ और ये 1 था। तो 4 लड्डू माइनस में 4 लड्डू प्लस के, तो 1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट आंसर नहीं है, 0.5 नहीं है, 0.75 नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इजी वाला क्वेश्चन है। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड, एम्पियर नहीं भाई, एम्पियर साहब तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी बंद सरफेस में निकालने के लिए सिखाए हैं भाई, ये तो भैया साहब नहीं आए हैं, अभी हम लोगों ने जान के रखा है। फैराडे साहब लगता तो है ऐसा कुछ, अभी रखते हैं। फ्लेमिंग साहब, तो फ्लेमिंग का 2 रूल है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड इंड्यूस करंट के लिए और फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड यूज होता है। ऑस्टवार्ड तो पहली बार बताए कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगा उसके चारों तरफ। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फैराडे। चलिए तो अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सबको खत्म करेंगे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट। तो बच्चा अभी देखे इज इक्वल टू सर d⁵/dt, चेंज इन फ्लक्स जी सर, टाइम सर हाँ सर, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकता है सर, जितना ज्यादा रहेगा हाँ, रेसिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट बाय किसके, रेसिस्टेंस के। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्या बच्चों मजा आ रहा है? और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सब कलेक्शन हम लेके आने वाले हैं क्वेश्चन का। आप लोग देखते रहिए वीडियो और अपना प्यार देते रहिए। ये क्या हो गया मेरा, सेलेक्ट हो गया भाई। 13 नंबर क्वेश्चन, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग। तो लेंज क्या था भाई, लेंज कहा क्या, जब आप किसी मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाते हो तो फ्लक्स इंक्रीज, दूर जगह जाते हो तो फ्लक्स डिक्रीज। ये उसी का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसका मतलब ना
जितना ज्यादा इंक्रीज फ्लक्स उतना ज्यादा करंट इंक्रीज, जितना ज्यादा फ्लक्स डिक्रीज उतना ज्यादा करंट डिक्रीज। तो भाई यहाँ कहीं ना चेंज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाने वाला है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं भाई, नहीं भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं भाई। तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमने आपको पहले ही बता के रखा है। म्यूचुअल इंडक्शन रहे तो हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस रहे तो भी भाई हेनरी। कहा हेनरी भैया? एम्पियर भैया नहीं, एम्पियर भैया नहीं, फैराडे भैया नहीं, हेनरी भैया। तो अब नेक्स्ट हम अपने सेशन की और लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है? इफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, चलो n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, देन सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम जानते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस को n से दिखाते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? n स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? n स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर n नहीं, n पे पावर -2 नहीं, n क्यूब नहीं, तो क्या हो जाने वाला है? n स्क्वायर, ठीक है? तो बच्चों अब तुम्हारा एकदम समय बहुत कम बचा है, तुम आराम से घर में बैठ के सारे का ऑब्जेक्टिव करते रहो। हम सारे टीचर मिलकर तुम्हारे लिए कलेक्शन बनाते रहेंगे। थैंक यू।